नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अब क्या बोलोगे। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि शो का नाम अब क्या बोलोगे क्यों रखा गया है। इसके उत्तर के लिए आपको ये हमारा शो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि शो का नाम अब क्या बोलोगे क्यों है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। आप जो है डायरेक्टर हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट में। इससे पहले आप कई सारे शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और कई बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके साथ भी आप बहुत लंबा समय बिता चुके हैं। पत्रकारिता में भी आपकी बहुत रुचि रही है। इसके बाद आप एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो अजय जी, स्वागत है आपका आज हमारे खास शो में अब क्या बोलोगे। तो हम सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली बार आपको किस चीज़ से प्यार था? अगर स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो मैंने आपको बतलाया था इंग्लिश साहित्य का मैं छात्र रहा हूँ। तो सर्वप्रथम ग्रेजुएशन के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा प्यार वर्ड्सवर्थ के कविताओं के कारण प्रकृति से हुआ। अजीब सा आभास होता था प्रकृति को देखने में, समझने में। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्यार, लगाव प्रकृति के साथ हुआ। प्रकृति के साथ आपको लगाव, प्रकृति के साथ आपको प्यार हुआ। तो प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या लगती है हमारे जीवन के लिए? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही चीज़ है प्रकृति। देखिए, प्रकृति को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको हर चीज़ों की शिक्षा देता है। ये आपको जीवन के बारे में भी बतलाता है। ये जीवन के जोश, उतार चढ़ाव सभी के बारे में बतलाता है। अगर नदियाँ आप देखें तो नदियों का प्रभाव ठहरा हुआ भी होता है, नदियों में उबाल भी आता है, उछाल भी आता है। और उसी तरह वृक्षों में भी आंधियों के समय वृक्षों का व्यवहार अलग होता है। तो मैं समझता हूँ प्रकृति से आप सब कुछ समझ सकते हैं। पक्षियों को देखें, उनका चहचहाहट आप सवेरे सुने, उनका घोंसले की ओर जाना शाम को आप देखें, रात्रि के समय आप देखें, तो आपको दिखेगा कि जीवन के हर रंग को प्रकृति हमें सिखाता है और हमें बतलाता है। अजय जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से हैं। आपका एजुकेशन करियर कैसा? मीडिया के सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे स्पष्ट ही बतलाना होगा। देखिए, क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक जैसे गिनती शुरू होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, तो यही रहा। आप कह सकते हैं कि नीचे जाता रहा। 10वीं हमारे समय 11वीं का बोर्ड हुआ करता था। 11वीं बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ और उस समय मेरा झुकाव ज़्यादा खेल की तरफ था। बट चूँकि आधार मजबूत था इसलिए काफ़ी अच्छे अंकों से मैंने अपनी 11वीं की परीक्षा पास की, जिसको बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद आज भी वही माहौल है। पुराने माहौल में था कि भाई आपको साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़कर आपको इंजीनियर बनना है। तो पिताजी का दबाव था कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें और मेरा मन उसी समय से साहित्य की ओर बढ़ रहा था। तो दोनों में आप कह सकते हैं कि एक बिखराव सा हुआ। और इंटरमीडिएट जो कहा जाता है, इंटरमीडिएट में मैं कुछ खास नहीं कर पाया और इंटरमीडिएट के तुरंत बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ या लिटरेचर कह सकते हैं, साहित्य की ओर अपना झुकाव था, साहित्य की ओर मैं बढ़ा। ऑल्दो इंजीनियरिंग में भी मैंने एडमिशन लिया था, बीआईटी मिश्रा में मेरा एडमिशन हुआ, किंतु मैंने सब कुछ त्याग करके मैंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी ग्रेजुएशन करी। तो साहित्य से मेरा लगाव था, साहित्य का मैं छात्र बना और साहित्य में मेरी अभिरुचि थी। तो मैंने काफ़ी अच्छा किया। यूनिवर्सिटी में मेरा 3रा स्थान था। उसके बाद फिर रोज़गार की समस्या आई। पिताजी का कहना था कि भाई साहित्य पढ़कर क्या करोगे, आईएएस की तैयारी करो। मुझे आईएएस या सरकारी नौकरियों से कह सकते हैं कुछ कारणों से विलगाव था। पिताजी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और मैं जो कम उम्र में होने के कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवहार होता है लोगों के साथ, उससे मुझे एक चिढ़ सी, एक घृणा सी हो चुकी थी। तो मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया और एमबीए में काफ़ी अच्छा करने के बाद यूजीसी जेआरएफ का एग्जामिनेशन दिया। ऑल इंडिया 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था कॉमर्स में, उसमें मेरा भी चुनाव हुआ। फिर मैंने रिसर्च करी, रिसर्च के बाद पीएचडी करी और विभिन्न कंपनियों या कुछ कंपनियों में काम करने के बाद मैंने शिक्षा जगत में अपना स्थान बनाया। कहते हैं कि अक्सर जो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं
अक्सर या तो बहुत ही नालायक छात्र होते हैं या फिर वो छात्र होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही सीरियस होते हैं। तो आप कौन से वाले छात्रों में से? नहीं, आप अगर मैंने आपको बतलाया कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट के बाद उस समय किसी भी मैनेजमेंट छात्र को मैं 80s की बात कर रहा हूँ, लेट 80s, किसी को भी कोई भी कंपनी गोद में उठा कर ले जाया करती थी, क्योंकि कंपनीज ज़्यादा थे और मैनेजमेंट की डिग्री लिए हुए छात्र कम हुआ करते थे। तो मैंने UGC JRF का एग्जामिनेशन दिया, और JRF का एग्जामिनेशन देने का मतलब ही है कि मैं एक सीरियस रिसर्चर के रूप में उभर कर सामने आया था। तो आपका कहना सही है कि दो तरह के छात्र होते होंगे, लेकिन मैं दूसरी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में आता हूं। हाँ, मतलब जैसे आपका 12वीं जो कक्षा होती है, हाँ, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर 10वीं 12वीं में अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और शरीफ रहे तो वो लाइफ टाइम शरीफ रहता है। और क्योंकि आप एजुकेशन से इसलिए जानना चाहता हूँ कि जैसे उस समय में आप कहते हैं उतरंडी बच्चे होते हैं, खेल कूद में ज़्यादा रुचि रहती है, बहुत पिटाई खाते हैं, डांट खाते हैं घर वालों की, तो उन छात्रों में से देखिए, उन छात्रों में से जिनको हमेशा शाबाशी मिलती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उन छात्रों में था जिसको बराबर शाबाशी मिलती थी। मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा नेचर, मैंने बतलाया ही, सरकारी नौकरी के बारे में बतलाया। इसका मतलब ही है कि मैं विचार से आंदोलनकारी रहा हूँ। तो इस कारण से मुझे कोई भी चीज़ जो समाज के प्रति या लोगों के प्रति जो अच्छा नहीं लगा, हो सकता है लॉजिकली मैं इनकरेक्ट भी होता होऊंगा, तो मैं विरोध करता था। विरोध के कारण मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के नज़र में मैं उद्दंड भी था, और ख़ास करके मैं अपने शिक्षकों के नज़र में अगर कहा जाए तो ये, हाँ, मैं उद्दंड था। मैं जवाब देता था, मैं बातें सुनने के बजाय अपनी बातों को कहा करता था। आप कैसा लगता है कि आप कई सारे उद्दंड बच्चों को या बड़े सीरियस बच्चों को आप हैंडल करते हैं, टेकल करते हैं? बच्चों ही नहीं, आप यहाँ तक कि कई सारे प्रोफेसर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, आप उनको भी हैंडल करते हैं, टेकल करते हैं। तो आप कैसा लगता है, क्या फील है? अभी कभी आप जैसे आप बैठे हुए हैं, आप एकदम सोचे कि ऐसा ही हादसा या ऐसे ही वाक्य कई सालों पहले आपके साथ हुआ, पर आज वही वाक्य दोबारा से रिपीट हो रहा है, मगर यहाँ पर आप एक प्रोफेसर या डायरेक्टर हैं और उस समय आप एक स्टूडेंट थे। देखिए, मैंने कहा कि व्यवहार और वक्त आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। तो मैंने आपको बतलाया कि हाँ, उद्दंडता मुझ में थी, किंतु उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हुआ करता था। तो मैं छात्रों को, जो छात्र हमारे यहाँ भी उद्दंड हैं और विभिन्न कई वर्षों से मैं छात्रों को देख रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि उच्छृंखलता जीवन में आवश्यक है, और उच्छृंखलता को आप आनंद के रूप में लेते हुए उसको एक सही डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें। उद्दंड कौन होगा जिसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है? उस एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करने की अगर कोशिश आप करेंगे, उसको तोड़ने के बजाय, उसको दबाने के बजाय, वही छात्र अपने जीवन में सफल होगा। और मेरे कई छात्र हैं जो काफ़ी उद्दंड भी थे, और अब उस समय कहा जा सकता है कि सभी शिक्षक कहा करते थे कि ये तो कुछ नहीं करेगा सर, और मेरे खास थे। आज कंपनीज़ के CEOs हैं, और अपने बैच में कहा जा सकता है कि अगर कोई 97 बैच का है, 98 बैच का, 99 बैच का है, तो अपने बैच का सबसे सफलतम इंसान है। अच्छा, सुना है कि आप खाने के बड़े शौकीन हैं, अलग अलग तरीके के पकवान आपको बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपको बनाने का भी शौक है, सिर्फ खाने का शौक है? हाँ, मैं हर तरह के पकवान को बनाता भी हूँ। तो परिवार वालों को बना के खिलाते भी हैं? जी हाँ। एक चीज़ बताइए, लाइफ में आपका कोई ऐसा दिन निकला हो जिस दिन आपको लगा हो कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मुझे सब खत्म करना है, फिर आप वहाँ से दोबारा से उभरे? जी हाँ, ये मैं आपको बतलाना चाहूँगा, एक अनुभव है। मैं 10वीं का छात्र था, और मेरा एक मित्र था नंदन, बहुत ही अच्छा गायक भी था और बहुत ही अच्छा छात्र भी था। हम लोग एक, आप लोग जानते ही होंगे कि छोटे छोटे शहरों में एक छप्पर से घिरा हुआ एक दुकान हुआ करता था, जहाँ नमकीन, अभी भी होता है, जहाँ नमकीन, चाय वगैरह वगैरह मिला करते थे। तो हम लोग वहाँ पे एक जगह खड़े हुए थे और हम लोग चाय पी रहे थे। एक बेंच लगी हुई थी, बेंच पे मेरा पाँव था, और वो साइकिल से उसी बेंच पे उसने पाँव रखा हुआ था, उसी बेंच पे। मैं दुकान की तरफ था, वो सड़क की तरफ था। अचानक एक तेज़ी से एक बस चल कर आई, और बस के हवा का दबाव कहें या क्या दबाव बना, मेरा मित्र दूसरी तरफ गिरा और दुर्घटनाग्रस्त होकर ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया।
उस दिन मुझे मेरी यही इच्छा हुई, भगवान से मैंने प्रार्थना भी करी कि हे भगवान इसके जगह मुझे मार डालते। और आप कह सकते हैं कि महीनों तक मैं व्यथित रहा, क्योंकि वो मेरा क्लोज आई मीन यही नहीं कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, बट भाई से भी बढ़कर था, और उसकी आवाज़ का भी मैं बिल्कुल दीवाना था, और बहुत ही अच्छा छात्र था। शायद अगर वो आज होता तो किसी ऊंचे पद पे वो आसीन होता और समाज की सेवा कर रहा होता। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमारे दिल को छू जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें गुदगुदा देते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि लाइफ में ऐसा कौन सा वाक्य मेरे साथ हुआ जिसको मैं कभी भूल नहीं पा रहा। तो इसलिए हमने जानना चाहा कि आपकी पर्सनल लाइफ से भी हम कुछ ऐसे सवालों को निकालें, जैसे कि आपने गहराई, अपनी दिल की गहराई की बात की। इसी तरीके से कोई आपका दिन ऐसा भी होगा जो बहुत ही अच्छा गया होगा, जिसको आप आज तक नहीं भूल पाए, कि आपकी लाइफ का दी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं बतलाना चाहूँगा। मैंने आपको कहा कि प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है। मेरे शिक्षक हुआ करते थे ओब्राइन, आपने नाम सुना होगा डेरेक ओब्राइन का। उनके चाचा इंग्लिश के प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में वो प्रिंसिपल रहे हैं। तो शिक्षकों के साथ संबंध जनरली आई मीन थोड़ी दूरियां बनी होती है। वो मुझे काफ़ी मानते थे, तो उन्होंने मुझे लेकर क्रिसमस के समय मुझे साथ में लेकर वो उड़ीसा अपने गृह स्थान पर लेकर गए थे। और क्रिसमस मैंने पूरे क्रिश्चियन के जो नियम होते हैं, क्रिश्चियनिटी के जो नियम होते हैं, उस नियम के साथ 3 दिनों तक मैंने यह त्यौहार मनाया। अविस्मरणीय है, और इतनी खुशी मुझे मिली, इतना सौहार्द मिला। मैं चर्च में गया, कोई भी मुझे नहीं जानता था। चर्च में, क्रिश्चियन चर्च में जनरली एंट्री नहीं मिलती है। मेरा नाम बदल दिया गया था जानबूझकर, ताकि मुझे कोई नहीं रोके। और पूरे आप कह सकते हैं 48 घंटे तक हर्षोल्लास के साथ जो त्यौहार वो मैंने बनाया। ठीक है, हमारे यहाँ हिंदुओं में बहुत सारे त्यौहार हैं, सभी त्यौहारों का मैं पालन भी करता हूँ, सभी त्यौहारों में खुशियाँ भी आती हैं, लेकिन एक अलग सा आभास मुझे हुआ, और जो अपनापन मुझे मिला, जो सौहार्द मुझे मिला, जो खुशी मुझे मिली, वो लगता है कि वर्षों से मेरे मन में एक धरोहर के रूप में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, और मैं हमेशा याद करता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताइए आपने कि किसी दूसरे धर्म के कार्यक्रम में जाके आपने जो उसको एंजॉय किया, और वहाँ पर भी आपने नाम बदल के किया। ऐसा नहीं है, हमारे सारे धर्म एक ही बात बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी, अच्छा करो और अच्छा होगा। ऐसा कौन सा संस्थान है जहां पर आपने काम किया और जब आप वहां से निकले हो आपका बिल्कुल दिल ना किया? देखिए, अगर आप चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो मीडिया से हो, किसी भी क्षेत्र में आपने ऐसी कौन से काम किए जहाँ से निकलते समय आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा विचित्र सा है, क्योंकि मैंने सबसे लंबे समय तक BLS में काम किया। वहाँ से जब निकलने का समय आया तो मन में दुविधा भी थी, किंतु एक आगे का विश्वास भी था कि मैं बेहतर कर पाऊँगा। नए फील्ड में मैं जा रहा हूँ। मैं मारवा स्टूडियो में आया। मारवा स्टूडियो भी जब लगभग 2 सालों के बाद जब मुझे छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा, तो छोड़ते हुए दुख तो हो ही रहा था, किंतु कैरियर के लिए मैंने सोचा, और छात्रों के बारे में भी मैंने सोचा। मुझे लग रहा था कि छात्रों के साथ मैं पूरा जो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, और जो मैं बोलता हूँ या जो प्रॉमिसेज मैं करता हूँ, शायद मैं पूरा नहीं कर रहा था। दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन मैं पुनः अपनी यात्रा मैंने आरंभ करी और ITS आ गया। ITS छोड़ने के समय शायद मुझे कोई भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि छात्रों के साथ मेरे संबंध बहुत ही मधुर थे। उन्हें मैंने जो भी कहा वो पूरा किया, और मुझे लगा कि यह समय आ गया है कि मैं अगले संस्थान की ओर बढ़ूँ। GL बजाज अब तक के सभी संस्थानों में शायद मैं कह सकता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा दिल के करीब ये संस्थान 1 सालों में बन चुका है। यहाँ मैं आने के बाद मुझे लगता है, जब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कोरोना काल में भी मैं 22 मई से रेगुलर आ रहा हूँ। सारे स्टाफ, सभी शिक्षकों को ऑल्टरनेट डे का अरेंजमेंट जो हुआ था वो दिया गया है, लेकिन मैं रोज़ आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा घर है, और यहाँ रहकर ही मैं छात्रों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मुझे जाने के लिए कहा जाए या मुझे सोचना पड़े,
तो शायद मुझे लगेगा कि आखिरी वक्त आ गया है। तो मुझे इस जगह से काफ़ी प्यार है। शायद इतना प्यार 14 सालों में का काम करने के बाद BLS से भी नहीं हुआ था, जो कि जहां मैंने काफ़ी लंबे समय काम किया। मारवा में भी नहीं हुआ, ITS में भी नहीं हुआ और शायद और किसी से नहीं हो सकता। यहाँ काम में मुझे काफ़ी स्वतंत्रता है और छात्रों से मेरा अनोखा संबंध है। आपका पसंदीदा देश जहाँ आपका एक ड्रीम हो कि मैं यहाँ कभी घूमने जाऊँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो अभी तक आप गए नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से तो आप जा सकते थे। हाँ, जा सकते थे, मौका भी मिला था। आपके आइडल कौन है? आप इस देश की बात कर रहे हैं? कहीं से? अच्छा, कहीं से भी। देखिए, नेचुरली मैं शिक्षा के फील्ड में हूँ, तो मेरा आइडियल तो शिक्षा विधि होगा। और मेरा यह मानना है, लोग विज्ञान के क्षेत्र की बातें करते हैं, मैं अपना आइडियल सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मानता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा डर अंधेरे से लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो अंधेरा सब कुछ छिपा लेता है, और अंधेरा सब कुछ अगर छिपा लेता है, उजाले को छिपा लेता है, तो सीधी सी बात है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी छुपा लेता है। तो मुझे लगता है अंधेरा पाप का सचमुच घर है। तो मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। शायद अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ और मदद भी करना चाहूँ तो अंधेरा सब कुछ छिपा लेता है। तो अंधेरे से मुझे बेहद डर लगता है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, सच का सामना नहीं है वैसे, फिर भी पूछ रहा हूँ। यंग एज में अक्सर मैं कहता हूँ कि 100% जो लोग होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। हाँ। आप क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे थे और कहते हैं उद्दंडी थे। बेसिकली क्या होता है, जो पढ़ाई में भी अच्छा उद्दंडी हो उसकी ज़्यादा लड़कियाँ पीछे भागती हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कभी? देखिए, कई लोगों से मेरी मित्रता हुई है, क्योंकि मैं BIT मिश्रा में पढ़ा हूँ। तो BIT मिश्रा में छात्र छात्राएं एक ही कैंपस में, हॉस्टल में सब कोई रहा ही करते थे। तो कई लोगों से मेरी मित्रता हुई है। बातचीत भी मैं कहूँगा बड़े खुले तरीके से सभी से बातचीत हुई है। वयस्क बातें भी सभी के साथ हुई है। किंतु माता पिता के संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव था, या सोच ऐसी थी, भाई विवाह तो उन्हीं की इच्छा से करना है, बाकी सारी इच्छाएं तो मैं अपने हिसाब से पूरा कर ही रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं उसके कारण झुकाव ऐसा नहीं हुआ। अन्यथा यह कहना आपका बिल्कुल जायज़ है कि हर किसी का उस उम्र में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होता है। तो मैं अट्रैक्शन से ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, अट्रैक्शन कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसको किसी तरीके से या तो मैंने मन में दबाया होगा शायद, या एक अच्छी दोस्ती में परिवर्तित होकर, क्योंकि माता पिता का था कि मैंने कहा ही कि सब कुछ मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, एक चीज़ तो अपनी इच्छा से बेचारे पूरी कर लें। तो माता पिता का सोच कर शायद मेरा जो भी भावना मेरे मन में अगर बनी होगी, तो एक अच्छे दोस्त के रूप में परिवर्तित होकर रह गई। एक अच्छा कह सकते हैं सपाठी और सपाठनी के रूप में हमारे साथ रहे। आपको छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, और क्योंकि समय भी हमारे शो का कम है, तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे उत्तर आपसे हम चाहते हैं। आपके फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? अमिताभ बच्चन। फीमेल में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहें तो 33-35 सालों के मेरा कैरियर हो चुका। फिर बाल्यकाल की मैं बात करूं तो एक समय वहीदा रहमान थी, नूतन भी थी, बाद के काल में आप कह सकते हैं हेमा मालिनी भी आई, और मुझे लगता है कि आखिरी जो जहां कहा जा सकता है कि जहां जाकर वो मामला अटक गया, यानी आखिरी जो सबसे अच्छी हीरोइन रही, तो उसको मैं कह सकता हूँ कपूर परिवार से है। आप लोग समझ सकते हैं आंसर मेरा। अगर आप एजुकेशनिस्ट नहीं होते तो क्या होता? एडमिनिस्ट्रेटर। और आपका जो फेवरेट जो व्यंजन की बात कर रहे थे, फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड दाल मिक्स वेजिटेबल एंड नेचुरली स्वीट्स। फेवरेट न्यूज़ चैनल? फेवरेट एनडीटीवी। फेवरेट न्यूज़पेपर? टाइम्स। हिंदुस्तान में अगर आपको, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, थके हुए हो, पीस के लिए जाने का दिल करे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जगह खास तौर पे? शिलोंग। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका आपकी वाइफ के साथ झगड़ा ज़्यादा रहता है या प्यार? बड़ा कठिन।
इसका जवाब देना किसी के लिए भी कठिन होगा। यही तो हमारा शो है। क्योंकि देखिए, अगर झगड़ा है हाँ। तो भी समझौता है, और समझौता है क्योंकि प्यार है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसके तहत आप कर सकते हैं कि लड़ते झगड़ते प्यार से भी। और हमारे जो दर्शक हैं आज इस शो को देख रहे हैं, आप क्या बोलोगे? हो सकता है आप सबको ये शो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो आप इस शो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग देख रहे हैं और आपके खासतौर पर स्टूडेंट जो हैं, और सिर्फ आप ही के स्टूडेंट के नहीं, ऑल ओवर दी इंडिया जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मैं फिर एक ही चीज़ को दोहराऊंगा, कमियां होंगी ज़िंदगी में, असफलताओं का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। अनसर्टेनिटीज आपने देखा कोरोना के रूप में, सदा खुश रहिए। अनसर्टेनिटी को समझौते के रूप में न लें, अनसर्टेनिटी को भी चैलेंज के रूप में लें। खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गले मिलें, फ़ोन पे भी आपकी बात हो सकती है। जीवन बहुत ही मधुर होगा। तो नमस्कार, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजय जी का कि आपने आज हमें समय दिया, और ये हमारा जो खास प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे कुछ अटपटे सवाल होते हैं और अटपटे ही जवाब आते हैं, इस शो के लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा ये शो लाइक करते हैं, देखते हैं और हमें प्यार देते हैं, जिससे कि हम अगली बार किसी और नई पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आए। नमस्कार।